हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी एमजे ट्रिक्स में। मैं मोहित गंगवार, आपका जीएस मेंटोर। ये देखिए, यहाँ पर मेरा इंट्रो दिया हुआ है। मेरा 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैंने ये यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और सीटेट वगैरह बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट अलग अलग एग्जाम में भी क्वालिफाई कर चुके हैं, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और बहुत सारे एग्जाम में। डेली फ्री क्लासेस मेरी यूट्यूब पर होती हैं, स्पेशल क्लास ऑफ जीएस, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और इसके अलावा भी आपको कैरियर रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये सभी सेशन आपके लिए पूरा का पूरा फ्री होगा, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आज हम लोग पढ़ाई करते हैं भारतीय संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना। तो क्या है संविधान की प्रस्तावना, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना, सबसे पहला सवाल ये है कि प्रस्तावना क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तावना क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो संविधान में प्रस्तावना कैसे जोड़ी गई या क्या उद्देश्य है इसका, तो आप लोग जानते हैं कि संविधान में कुछ मूल उद्देश्य हैं। संविधान के कुछ मूल उद्देश्य हैं, आदर्श हैं, जिनको संविधान में समाहित करना था। तो उसे किस रूप में समाहित किया जाए, तो इसके लिए कई सारे प्रयास किए गए, लेकिन मूल प्रस्तावना का जो उद्देश्य है वो यही है कि संविधान के जितने भी आदर्श हैं, यहाँ पर लिख लेंगे, संविधान के आदर्श या आदर्शों और उद्देश्यों को, संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों को संविधान में समाहित करना, संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों को प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित करना, यही है प्रस्तावना का मूल उद्देश्य, प्रस्तावना में समाहित करना। तो ये चीज हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना क्या है, संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों को प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित करना। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रस्तावना को कब और कैसे संविधान में जगह मिली, कैसे प्रस्तावना संविधान का एक मूलभूत अंग बन गई, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अभी तक इतना मैंने पढ़ाया, ये आपको समझ में आया। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये संविधान में, हाँ, तो दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि प्रस्तावना को कैसे संविधान में लाया गया। ठीक है, कैसे लाया गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लाया गया, तो आप लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कब बैठक हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि उस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उनको अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसी के जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, यही हमको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लेता है। तो अब आपको समझ में आ गया 2 चीजें कि प्रस्तावना क्या है, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। दूसरा, प्रस्तावना को संविधान में कैसे लाया गया, तो ये आपको डेट याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बन गया, संविधान की
प्रस्तावना। तो ये दोनों बातें हम लोगों को समझ में आ गई। अब तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, इस सवाल का जवाब ढूंढने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो इसमें हमें दो देशों के बारे में जानना है। पहला देश का नाम है अमेरिका और दूसरे देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो दो देशों का प्रभाव भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसका दो देशों से प्रभाव पड़ा हुआ है। तो एक तो अमेरिका है और दूसरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तब अनेक विद्यार्थी इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका से लिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया से। तो ये कंफ्यूजन आज हम लोग दूर कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का विचार, अगर हमसे पूछा जाए प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, तब हम लोगों को अमेरिका टिक करना है। सही ऑप्शन क्या रहेगा, अमेरिका। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा जो है किस देश से ली गई है, तब हम लोगों को क्या ऑप्शन लगाना है, तब हमें ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन टिक करना है। दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर पूछा जाए प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तब अमेरिका से लिया गया है। और अगर हमसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर हमें इन दोनों बातों में से कुछ भी ना दिया हो, डायरेक्ट पूछ लिया गया हो कि प्रस्तावना भारतीय संविधान में का प्रस्तावना का प्रभाव जो है किस देश से सबसे अधिक पड़ा है या किस देश से लिया गया है, सिर्फ प्रस्तावना दे दिया हो और आगे हमें विचार ना दिया हो, ना ही हमें भाषा दिया हो क्वेश्चन में, तब भी हमें ऑप्शन जो है सही टिक करना है, कौन सा वाला, अमेरिका वाला। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, तीन चीजें अभी तक हम लोगों ने देखी कि प्रस्तावना क्या है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा कि प्रस्तावना को संविधान में कैसे लाया गया, ये देख लिया। और तीसरा हम लोगों ने देख लिया कि प्रस्तावना को संविधान में किस देश से लिया गया या कहाँ से लिया गया। ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि ये अभी तक आपको समझ में आया है कि नहीं। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो चौथा पॉइंट है हमारा, जो चौथा पॉइंट है, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए, इरेज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा अभी। ये इरेज ऑल लिंक, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रस्तावना में जो, अगर आप इस प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है, कहाँ से होती है शुरुआत, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत होती है। अगर आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़ी हो, यहाँ से डैश 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 ऐसे चलता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तथा इसमें दो प्रकार की समता प्रदान करने के लिए, ये सब चीजें दी हुई हैं संविधान में। और ये सब चलते चलते लास्ट में एक तिथि आपने देखी होगी, जो तिथि है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को लास्ट में एंड होती है प्रस्तावना। एतद द्वारा इस संविधान सभा में इस प्रस्तावना को या संविधान को समर्पित करते हैं, यानी कि अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। और ये अंगीकृत, आत्मार्पित और समर्पित, ये अधिनियमित भी एक वर्ड यूज होता है इसमें, अधिनियमित। ठीक है, तो ये तिथि आपको याद रखनी है कि 26 नवंबर 1949 ये एक ऐसा दिन था जिसमें संविधान को
अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया है, आत्मार्पित किया गया है और पारित किया गया है। ठीक है, अनेक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, विभिन्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अक्सर स्टूडेंट 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 की तिथियों में कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपका कंफ्यूजन यहीं पर अभी दूर कर देता हूं। 26 नवंबर 1949 को अगर ऑप्शन में दिया हुआ है वर्ड कौन से अंगीकृत, अगर पूछा जाए संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तब भी आपको तिथि कौन सी लगानी है, 26 नवंबर 1949। अगर आपसे पूछा गया संविधान को अधिनियमित कब किया गया, तब भी आपको तिथि लगानी है 26 नवंबर 1949। अगर आपसे पूछा जाए संविधान को आत्मार्पित कब किया गया, तब भी आपको तिथि लगानी है 26 नवंबर 1949। अगर आपसे पूछा जाए संविधान को पारित कब किया गया, तब भी आपको तिथि लगानी है 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान को पूरी तरह से लागू कब किया गया, शब्दों पर ध्यान देंगे, पूरी तरह से लागू कब किया गया, तब हमारी तिथि ये चेंज हो जाएगी। तब हम लोग लगाएंगे क्या, 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये हमारा कंफ्यूजन बच्चों दूर हो गया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया है। ठीक है, तो इस तिथि का आप लोगों को महत्व पता चला, 26 नवंबर 1949। यही 26 नवंबर को भारत में क्या मनाया जाता है, विधि दिवस या संविधान दिवस। विधि दिवस या संविधान दिवस, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको विधि दिवस भी कहते हैं। ठीक है, विधि दिवस भी कहा जाता है। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान में कुछ शब्दों को जो समाहित किया गया है उनका अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, तो संविधान में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ जानने के लिए मैं इसको अभी इरेज कर देता हूं, तब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये रहा हमारा इरेजर। हाँ, तो संविधान में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त हुए हैं और उनका क्या क्या अर्थ है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं। तो देखिए, संविधान में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ जानने के लिए या प्रस्तावना में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनका अर्थ जानने के लिए हम यहाँ पर प्रस्तावना लिख लेते हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्रोत। क्या लिख लेते हैं, स्रोत, कि प्रस्तावना में क्या स्रोत दिया गया है, प्रस्तावना पढ़ के हमें क्या पता चलता है। दूसरा, प्रस्तावना के स्रोत, यहाँ पर उद्देश्य लिख लेते हैं। ठीक है, प्रस्तावना के स्रोत, उद्देश्य, और प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनका अर्थ क्या है, यानी कि शुरुआत के जो शब्द हैं उनका अर्थ देख लेते हैं। स्रोत, शुरुआत के शब्द का अर्थ, यानी कि यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्रोत। ठीक है, तो संविधान में जो स्रोत है वो क्या है, तो आपको याद रखना कि संविधान में जो सर्वोपरि है, भारत में जो सर्वोपरि है, भारत में सर्वोपरि क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में सर्वोपरि क्या है, सबसे ऊपर क्या है, तब आपका जवाब क्या होगा, भारत का संविधान। क्या होगा, भारत का संविधान। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो दूसरा, संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो संविधान को शक्ति मिलती है भारत की जनता से। कहाँ से मिलती है, संविधान को शक्ति या संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, अगर ये प्रश्न है कहाँ से मिलती है, तब हमारा जवाब हो जाएगा क्या, भारत की जनता, यानी कि भारत की जनता, यानी कि इंडियन सिटीजन। तो भारत की जनता से शक्ति मिलती है, या ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि शासन की अंतिम शक्ति किसमें निहित है, इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। शासन की अंतिम शक्ति किसमें निहित है, तब भी हमारा किसमें निहित है,
तब भी हमारा जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? भारत की जनता। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रस्तावना पढ़ के ही पता चल जाता है, हमें संविधान का स्रोत पता चल जाता है ना। संविधान को कहाँ से शक्ति मिल रही है? तो भारत की जनता से। ठीक है, क्यों ऐसा हम लोग ये सब बातें हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जैसे ही प्रस्तावना पढ़ोगे उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत होती है। मतलब कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहाँ से शुरुआत होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया से जब इसकी शुरुआत होती है तो यहाँ से ही हम लोग जान लेते हैं कि भारत के लोगों के लिए ये प्रस्तावना या संविधान बना गया है, यानी कि जो स्रोत है वो क्या है? भारत की जनता। ठीक है, ये चीज शुरुआत हो गई, तो स्रोत हो गया। अब उद्देश्य या जो शुरुआत में जो शब्द दिए हुए हैं उनके अर्थ हम देख लेते हैं। जैसे कि दूसरा पॉइंट जो हमने बताया था कि जो संविधान में जो शब्द दिए हुए हैं उनका अर्थ हमें जानना है। ठीक है, तो जैसे कि जो शुरुआत में लिखा हुआ है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दिया हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है, ये हमें सबसे पहले जान लेना है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि पहले आप लोग जानते थे कि भारत ब्रिटिश का गुलाम था, है ना, अंग्रेजी सत्ता थी यहाँ पर। लेकिन प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र है। क्या अर्थ हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का? कि जितने भी निर्णय हैं भारत की, चाहे वो उसके आंतरिक मामले हों या बाह्य मामले हों, भारत की विदेश नीति हो, वो सभी स्वतंत्र है भारत स्वयं उसका निर्णय लेने में। तो भारत निर्णय लेने में स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब भारत निर्णय लेने में स्वतंत्र है। अब वो निर्णय उसके दोनों प्रकार के हो सकते हैं, आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय। निर्णय लेने में स्वतंत्र है। ठीक है, निर्णय लेने में स्वतंत्र है, यानी कि भारत पर किसी भी विदेशी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं है। ये भी हम लोगों को इसी बात से पता चल जाता है। तो हम लोगों ने इसका मतलब देख लिया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ हुआ कि भारत अपने सभी आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें जो दूसरा शब्द वर्णित है उसका क्या अर्थ है। तो जैसे ही आप पढ़ेंगे आगे कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा शब्द आता है समाजवादी। क्या आता है? समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब क्या होता है, या समाजवाद का मतलब क्या है? तो समाजवाद यूरोप में कार्ल मार्क्स के द्वारा सबसे पहले प्रचलित शब्द है, वहीं पर यूरोप में ही इसका प्रचलन हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा ही समाजवाद शब्द दिया गया था। लेकिन यूरोप में जो समाजवाद था वो और जो भारत में जो समाजवाद है उसमें भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो यूरोप में समाजवाद का उदय क्यों हुआ? सीधी सी बात है, क्योंकि वहां पर अमीर और गरीब में समानता नहीं थी। अमीर और गरीब में समानता पैदा करने के लिए वहां पर समाजवादी या समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अमीरी और गरीबी में अंतर कम से कम हो पाए, इसलिए ये शब्द लाया गया। लेकिन ये प्राप्त कैसे होगा इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो वहां पर ये प्राप्त मेल मिलाप से नहीं होता था, ये था आपसी संघर्ष द्वारा। ठीक है, या राजनीतिक संघर्ष से। तो वहां पर समाजवाद प्राप्त होता था, कैसे लागू किया गया था? आपसी संघर्ष से या राजनीतिक संघर्ष से। लेकिन भारत में समाजवाद का स्वरूप ऐसा नहीं है। भारत में जो समाजवाद है वो गांधी और नेहरू के विचारधाराओं से प्रेरित है। किसके? किन दो, कौन से दो व्यक्ति हैं? गांधी और नेहरू जी। ठीक है, जिसमें अगर आपसे और पूछ लिया जाए डिटेल में तो इसमें नेहरू जी का सर्वाधिक ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। तो भारत में जो समाजवाद है, समाजवाद की प्राप्ति कैसे हो रही है? आपसी मेल मिलाप से। ठीक है, तो आपसी मेल मिलाप से। तो ये चीजें हम लोगों को पता चल गई। समाजवाद का मतलब क्या है? अमीरी और गरीबी के अंतर को कम करना, जो भी राज्य के संसाधन है उनका समान वितरण हो, व्यक्तियों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय सभी लोगों को समान रूप से मिले। यही है समाजवाद का मेन उद्देश्य। अब हम लोग इसका तीसरा शब्द को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, इरेज करता हूँ। अब देखते हैं इसका अगला शब्द।
अगला शब्द बताइए क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। हाँ, अगला शब्द आएगा पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब हम देख लेते हैं यहाँ पर। पंथ निरपेक्षता मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पंथ निरपेक्षता क्या है? तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। लिख लेंगे सभी लोग। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यही आपको ऑप्शन मिलेगा सीधे सीधे। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें लोगों को ये ध्यान देना है, इसके 3 मतलब हो सकते हैं। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, इसका मतलब कोई निगेटिव सेंस में नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा। राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा, या इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि राज्य किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। तीनों बातों का मतलब एक ही है। राज्य किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। तो हम लोगों को ये मतलब समझ में आ गया। इन 3 शब्दों का भी अर्थ पता चल गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? प्रभुत्व संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न का मतलब देख लिया। समाजवादी शब्द का प्रयोग मतलब समझ लिया, इस शब्द का अर्थ देख लिया। पंथ निरपेक्षता का मतलब समझ लिया। अब हम लोग लोकतंत्र का मतलब समझ लेते हैं। तो संविधान में जो चौथा शब्द दिया हुआ है लोकतंत्र या लोकतांत्रिक गणराज्य करके जो शब्द दिया हुआ है, इसका अर्थ देखते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब है कि शासन जो है जनता द्वारा चलाया जाए। शासन जनता द्वारा चलाया जाए। तो अब जनता शासन डायरेक्ट चलाए, या इसमें जो जनता जो है भारत की, वो दो तरीके से शासन चला सकती है, तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन भारत में जो लोकतंत्र है वो वहां क्या होता है कि जो जनता है भारत की, वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और ये जो प्रतिनिधि हैं वो वास्तविक सत्ता जो है चलाते हैं। तो यहाँ पर यही लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने बहुत ही फेमस वाक्य दिया था कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ये शब्द भी ये वाक्य भी आप लोगों ने सुना होगा। तो लोकतंत्र का मतलब यही है, शासन जनता द्वारा जहां पर चलाया जाता हो। अब हम देख लेते हैं कि गणराज्य शब्द का क्या मतलब है। गणराज्य शब्द का क्या मतलब है? गणराज्य। ठीक है, तो गणराज्य का मतलब है, जैसे कि भारत में क्या है, जो संवैधानिक प्रमुख हैं, संवैधानिक प्रमुख आपने पढ़ रखा होगा कि भारत में राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना जाता है ना। प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख माना जाता है। तो यही जो संवैधानिक प्रमुख या वास्तविक प्रमुख होते हैं, ये जो है ये वंशानुगत नहीं होते हैं। ठीक है, गणराज्य का मतलब ये है कि भारत में कोई भी जो संवैधानिक प्रमुख होगा या वास्तविक प्रमुख होगा, ये वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि जनता द्वारा चुना जाएगा, और ये वंशानुगत नहीं होगा। आपने ब्रिटेन में देखा होगा, ब्रिटेन में जो संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि जो वहां का राजा है या सम्राट है, वो क्या होता है, वो वंशानुगत होता है। तो हम ब्रिटेन के गणराज्य नहीं कहेंगे वहां पर हम ब्रिटेन के लिए क्या शब्द प्रयुक्त करेंगे? ब्रिटेन के लिए गणराज्य शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ब्रिटेन में गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या है, राजा है। तो वहां पर राजा वाला शासन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गणराज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो भारत में जो गणराज्य है ये अलग है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, भारत जो संविधान के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो ये शब्द हम लोगों ने देख लिए, सभी शब्दों का अर्थ देख लिया। कल हम लोग इसके न्याय वाले जो शब्द, जो इन जो उद्देश्य मैंने तीसरी हेडिंग डलवाई थी, उनके अर्थों, उन शब्दों का अर्थ देखेंगे कि जिसमें न्याय, 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है। स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। समता, 2 प्रकार की समता के बारे में बात की गई है। इन सब चीजों के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।